वेलकम स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिवडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्तीय एवं महत्तम समापवर्तक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसे अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल तथा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मतलब लघुत्तम समापवर्त्य को अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसे संक्षिप्त में ल-स बोलते हैं और इसे संक्षिप्त में म-स बोलते हैं। ये दोनों टॉपिक क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, सब चीज पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस तक आपको ले चलेंगे। हर वह छोटी से छोटी जानकारी हम आपको देंगे जो इस चैप्टर में होती है, और जब पूरी जानकारी समाप्त हो जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हम बताएंगे। तो चलें, इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग क्या है उसे हम समझते हैं। पहली हेडिंग है गुणज या अपवर्त्य। गुणज या अपवर्त्य अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। हर एक छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिएगा ताकि आप यह चैप्टर अच्छे से सीख सकें। पहली हेडिंग है गुणज या अपवर्त्य, अंग्रेजी में मल्टीपल। अब यह क्या होता है, तो देखिए हमने यहां लिखा है गुणज या अपवर्त्य का अर्थ। गुणज या अपवर्त्य का अर्थ, तो उसमें यहां पर लिखा गया पूरा पूरा विभाजित होने वाला। गुणज या अपवर्त्य का अर्थ क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित होने वाला। छोटे से एग्जांपल समझे, कोई संख्या यदि किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है तो यह उसका गुणज है। जैसे अगर हम यहां 4 लिखें तो यह 4 किससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से। यह 4 गुणज या अपवर्त्य है, किसका, 2 का। यहां लिखी गई लाइन का मतलब, ठीक है, बस समझते चलिए। तो गुणज या अपवर्त्य का अर्थ हमने बताया पूरा पूरा विभाजित होने वाला। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। हमने लिखा है अर्थात किसी संख्या के अपवर्त्य, अपवर्त्य कहिए गुणज, किसी संख्या के अपवर्त्य वे संख्याएं हैं जो संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब किसी संख्या का अपवर्त्य निकालना है तो ये अपवर्त्य वे संख्याएं होंगी, ये जो अपवर्त्य निकल रहा है ये वे संख्याएं होंगी जो इस संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो देखिए एग्जांपल, जैसे 2 का गुणज या 2 का अपवर्त्य निकालना है तो 2 का अपवर्त्य क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है और भी हो सकता है। देखिए डेफिनेशन से इसे समझते हैं। किसी संख्या के अपवर्त्य, तो यहां किसका अपवर्त्य या गुणज ले रहे हैं, 2 के अपवर्त्य वे संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं जो उससे मतलब इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो 2 के गुणज कौन कौन है, ये क्यों, क्योंकि ये सब जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगे। मतलब इसमें 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 2 से अगर हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगे। तो ये सब के सब 2 के क्या है, गुणज या फिर अपवर्त्य। ऐसे 4 के ये सब क्या है, गुणज या फिर अपवर्त्य, क्योंकि ये सभी संख्याएं 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगे। ये सब क्या है, ये सब संख्याएं क्या है, ये 13 के अपवर्त्य हैं, क्योंकि 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाते हैं।
तो मतलब अपवर्त या गुणज वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। जिस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी उसी संख्या का ये सब संख्याएं क्या होती हैं, अपवर्त या फिर गुणज। आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं, इससे आप इन्हें याद रखिएगा। अगर आप 2 का गुणज ज्ञात करना चाहते हैं तो 2 का आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 का पहाड़ा पढ़ने में जो जो संख्याएं आपको आती है मिलती जाएंगी वो सब के सब 2 के गुणज होंगे। 2 के पहाड़ा 10 बार पढ़ने के बाद 11 बार पढ़ लीजिए, 12 बार पढ़ लीजिए, जितनी मतलब आप ऐसे पढ़ते जाइए, जो जो संख्याएं मिलती जाएंगी वे सब के सब 2 के गुणज होंगे। 4 का गुणज निकालना है तो 4 के पहाड़े में आप जो जो संख्याएं आएंगी वो सब 4 के गुणज होंगे। 13 का गुणज निकालना होगा तो 13 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी वे सब के सब 13 के गुणज माने जाएंगे। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया, फिर भी मैं एक बार आपको समझा रहा हूं। देखिए, गुणज या अपवर्त का अर्थ होता है पूरा पूरा विभाजित होने वाला, मतलब जो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो गया है तो यह जिससे विभाजित हुआ है उसका यह क्या होगा, गुणज। या फिर हमने क्या लिखा है, किसी संख्या के अपवर्त वे संख्याएं जो उससे पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो ये वे संख्याएं हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, इसलिए ये सब 2 के गुणज या फिर अपवर्त्य हैं। आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जब भी आप अपवर्त फाइंड करें तो आप हमेशा याद रखें कि आप जिस चीज का अपवर्त ज्ञात कर रहे हैं उसी का पहाड़ा आप पढ़ते जाइए, आपको अपवर्त मिलते जाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने अपवर्त और गुणज की परिभाषा को अच्छे से समझ लिया है। अब हमें समापवर्त्य की परिभाषा को समझना है। समापवर्त्य किसे कहते हैं? समापवर्त्य को अंग्रेजी में कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। समापवर्त्य को अंग्रेजी में कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अब समापवर्त्य का अर्थ क्या होता है? देखें, लिखा है समान अपवर्त्य। समापवर्त्य का अर्थ होता है समान अपवर्त्य, अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर अपवर्त्य दिया गया है तो उसमें जो अपवर्त्य समान होंगे वही बोले जाएंगे उन संख्याओं के समापवर्त्य। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां लिखा 4 के अपवर्त्य। चलिए 4 के अपवर्त्य हम लोग निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 का अपवर्त्य निकालने के लिए अभी हमने बताया, आप पहाड़ा पढ़िए। तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, इस तरह से वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। 5 के अपवर्त्य क्या होंगे? 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, इस तरह से। तो 4 के अपवर्त्य ये हैं और 5 के अपवर्त्य ये हैं। 4 के अपवर्त्य और 5 के अपवर्त्य में समान अपवर्त्य कौन है? इसमें भी 20 दिखा और इसमें भी आपको 20 दिखा। देखिए, इसमें भी आपको 20 दिख रहा है और इसमें भी आपको 20 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब 4 और 5 के अपवर्त्यों में 20 जो है वो दोनों में है। इसका मतलब ये समान अपवर्त्य है और जो समान अपवर्त्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समापवर्त्य। तो 4 और 5 का समापवर्त्य कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 20 होगा। कॉमन मल्टीपल 4 और 5 का कितना होगा? 20 होगा। आई होप कि यह डेफिनेशन भी आपको अच्छे समझ में है। चलिए नेक्स्ट लिखा है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य इंग्लिश में लीस्ट और लोवेस्ट, मतलब लघुत्तम को लीस्ट भी बोलते हैं या फिर लोवेस्ट भी बोलते हैं, और समापवर्त्य को कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखिए कॉमन मल्टीपल लिखा ही था, तो समापवर्त्य को क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। तो पूरा जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो बोला जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य को संक्षिप्त में क्या पढ़ेंगे? लस।
या इंग्लिश वाले वर्ड में संक्षिप्त में क्या पढ़ेंगे, LCM, क्या बोला जाएगा, LCM। तो लघुत्तम समापवर्त्य बोलिए या फिर लसा बोलिए या फिर LCM बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब एक ही होता है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा समान गुणज या अपवर्त्य, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं का आप अपवर्त्य निकालिए, उसमें जो समान अपवर्त्य होता है उसमें से सब, अगर समान अपवर्त्य भी दो या दो से अधिक मिल जाएंगे तो उसमें सबसे छोटा वाला समान अपवर्त्य निकाल लीजिए, वही क्या होता है, लसा, क्योंकि लिखा है अर्थ में सबसे छोटा समान गुणज, गुणज भी बोलते हैं इसको, या फिर अपवर्त्य। आगे डेफिनेशन में क्या लिखी गई है, दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे, दो या दो से अधिक संख्या रहेगी उसमें सबसे छोटे समापवर्त्य को, दो या दो से अधिक संख्याओं में सबसे छोटे समापवर्त्य को उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य या फिर लसा कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याएं रहेंगी उसमें सबसे छोटे समापवर्त्य को उन दो या दो से अधिक संख्याओं का लस या फिर LCM या फिर लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो के अपवर्त्य ये हो गए, तीन के अपवर्त्य ये हो गए, तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे छोटे समापवर्त्य को लसा कहेंगे दो और तीन का। पहले समापवर्त्य ढूंढे तो दो में भी 6 आया है, देखो दो में भी 6 आया है और तीन में भी 6 आया है। दो के अपवर्त्य में 12 आया है तो तीन के अपवर्त्य में भी 12 आया है, ठीक है। इस तरह से अगर दो का हमने यहाँ दो का थोड़ा सा इसमें यहाँ रॉन्ग कर दिया, 14 के बाद यहाँ 16 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ 18 आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, तो दो के अपवर्त्य में भी 18 आया और तीन के अपवर्त्य में भी क्या आया है, 18 आया। तो हमारा यहाँ समापवर्त्य क्या हो जाएगा, पहला समापवर्त्य हो जाएगा 6, दूसरा समापवर्त्य क्या हो जाएगा 12 और तीसरा समापवर्त्य क्या हो जाएगा 18। 2 और 3 के समापवर्त्य जो होंगे वे 6, 12 और 18। समापवर्त्य कैसे निकालते हैं अभी यहाँ पर हमने आपको समझा ही दिया था। अब लसा क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त्य को, इन समापवर्त्यों में सबसे छोटा वाला क्या है 6, तो इस 2 और 3 का जो लसा होगा वो आपका कितना होगा 6। आई होप कि लसा की भी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ। तो चलिए लसा ज्ञात करने की विधियों को समझते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM। लसा कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, सभी पॉसिबल विधियों, सभी पॉसिबल मेथड से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं लसा ज्ञात करने के लिए हमने कुल कितनी विधि यहां पर प्रस्तुत की है, 4। पहली विधि क्या है, गुणजों द्वारा, मतलब गुणजों द्वारा हम लसा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा लसा हम किस विधि से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणन खंड विधि से निकाल सकते हैं। तीसरी विधि क्या होगी, भाग विधि होगी। चौथी विधि क्या होगी, वैदिक विधि होगी। तो हम लसा 4 विधि से निकालते हैं। आमतौर पर आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से ही लसा निकालना सीखते हो और जानते हो, या कभी कभी आप गुणज वाली विधि से लसा निकालना जानते हो। वैदिक विधि बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि वैदिक विधि से भी लसा निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है इस बात की चर्चा हम आज की क्लास में जरूर करेंगे। सबसे पहला गुणजों द्वारा। गुणजों द्वारा जो लसा निकाला जाता है वो हमने अभी लसा की डेफिनेशन में ही इस विधि का जिक्र किया था, फिर भी अब यहाँ आया तो एक बार फिर से हमें समझाना पड़ेगा गुणजों द्वारा लसा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 6 व 9 का लसा ज्ञात करने के लिए कोई कहे 6 व 9 का लसा कितना होगा और किस विधि से हमें ज्ञात करना है, गुणजों द्वारा।
देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कंपटीशन में इतनी विधि जानकर क्या करेंगे, कोई एक विधि पता हो हम लस निकाल कर खाली हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ट्रिक भी बताया जाएगा, जानकारी तो आपको रखना ही चाहिए सब चीजों का। तो खैर गुणजों द्वारा 9 और 6 और 9 का लस कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े ध्यान से समझिए, पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले 6 का गुणज या फिर 6 का अपवर्त निकालिए। तो 6 के अपवर्त्य बराबर 6 का पारा पड़ी अभी भी समझाया था, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 9 54। अरे जरूरी नहीं है कि 9 10 बार पढ़े, बस ऐसे लिख ले। 9 के भी आप क्या लिख लें, अपवर्त्य। तो 9 के अपवर्त 9 1 का 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63। इस तरह से इसका भी आता है। फिर इस विधि से और क्या करना पड़ता है, अब 6 के अपवर्त और 9 के अपवर्त में क्या कॉमन है, मतलब कौन से अपवर्त समान है। तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा 18, 6 में भी 18 आ रहा है और 9 के भी अपवर्त में 18 आ रहा है। फिर दिखेगा आपको 36, 6 के भी अपवर्त में 36 आ रहा है, 9 के भी अपवर्त में 36 आ रहा है। फिर दिखेगा आपको 54, 6 के भी अपवर्त में 54 आ रहा है और 9 के भी अपवर्त में 54 आ रहा है। तो अब इसका लस जो समान अपवर्त हो गए, समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य का मतलब समापवर्त्य, वो क्या क्या हो गए, 18, 36 और 54। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एलसीएम, वो क्या करता है एलसीएम की डेफिनेशन, एलसीएम की डेफिनेशन बोलता है कि सबसे छोटा वाला समान अपवर्त्य, सबसे छोटा वाला समान अपवर्त्य ही लस होगा। तो सबसे छोटा वाला समान अपवर्त्य का है 18, तो 9 और 6 और 9 का लस या एलसीएम कितना होगा, 18। तो हमने गुणजों द्वारा 6 और 9 का एलसीएम निकाल लिया है। अब हम सीखेंगे भाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से और वैदिक विधि से लस कैसे निकालते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस विधि से लस ज्ञात करना सीखते हैं। इसके पहले हमने गुणजों द्वारा लस आपको ज्ञात करना सिखा दिया। अब हम इस विधि से लस ज्ञात करना सीखेंगे। इसकी वर्किंग क्या है, मतलब इसकी कार्य विधि क्या है, किस प्रकार से इसमें हम इस विधि से लस ज्ञात करेंगे। तो यह 3 बातें आपको याद रखनी है। क्या लिखा है इन 3 बातों में, सबसे पहली बात लिखी गई है सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है अभी मैं करके बताऊंगा, सिर्फ पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सभी संख्याओं की जितनी भी रहेंगी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर सभी अभाज्य गुणनखंडों में से, सभी अभाज्य गुणनखंडों में से सभी संख्याओं की उच्चतम घात वाली संख्या लिखिए। जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे, सब 2 या 3 संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे, उन सभी अभाज्य गुणनखंड वाली संख्याओं में से उच्चतम घात वाली संख्या लिखना है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखना है। फिर जो ये मिलेगी उच्चतम घात वाली संख्या, इन सभी संख्याओं का गुणा कीजिए, प्राप्त गुणनफल ही लस है। मतलब पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, सभी संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड में उच्चतम घात वाली सभी संख्याएं आप लिख लीजिए और फिर उनका आपस में गुणा कर दे, वही लस होगा। अगर ये बातें हमने जो बोला अभी आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं जो उदाहरण ले रहा हूं इससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 36 और 48 का लस ज्ञात करना है, इस विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, तो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 36 और 48, 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मैं यहां लिखूंगा, 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मैं यहां लिखूंगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है
जब मैं 36 को गुणनफल के रूप में लिखूंगा तो गुणनफल के रूप में लिखी गई संख्या किसी से डिवाइड ना हो तो वही संख्या भाज्य गुणनखंड कहलाएगी 36 का। जैसे अगर 36 को मैं लिख दूं 9 गुणते 4 तो 9 तो अभी 3 से कट जाएगा, 4 अभी 2 से कट जाएगा, तो ये 9 और 4 गुणनखंड तो है 36 का, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है गुणनफल में ऐसी संख्या लिख दो जिसमें से जो भी संख्या रहे उसको काटा ना जा सके। ये गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो फिर अब 4 को अगर आप जोड़कर लिखेंगे तो 2 गुणते 2, 2 दूना 4, 3, 9 को लिखेंगे तो 3 गुणते 3। अब देखिए 36 को हमने इस तरह से लिख दिया। अब 2 क्या किसी से कटता है? नहीं। 3 क्या किसी से कटता है? नहीं। तो ये गुणनफल में लिखी गई जो संख्याएं हैं ये 36 के क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब ऐसे 48 का लिखिए, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, देख लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। अब ये क्या 2 किसी से कट जाएगा? नो। 3 किसी से कट जाएगा? नो। तो ये गुणनखंड भी हैं 48 के और किसी से नहीं कट रहे इसलिए अभाज्य गुणनखंड भी हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा था, हमने कर दिया। दूसरा, सभी अभाज्य गुणनखंडों में से सभी संख्याओं की उच्चतम घात वाली संख्या लिखिए। इसमें कितनी अभाज्य? देखिए सभी अभाज्य गुणनखंडों में से, इसमें सभी अभाज्य गुणनखंड में कितनी चीजें हैं? 1 2, इन दोनों में से सभी संख्याओं की मतलब दोनों की उच्चतम घात वाली संख्या लिखना है। तो यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज है, ठीक है। तो उच्चतम घात वाली अगर आप संख्या लिखेंगे लस ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो लस इज इक्वल टू, अगर हम देखें इसको अगर हम ऐसे लिखें तो 2 की घातें कितना बन जाएगा? 2, क्योंकि गुणा में 2 है, और यहाँ 3 की घातें 2। इसमें देखा जाए तो 2 की घातें 4 और 3 की घातें कुछ नहीं है तो 1। क्या बोला है? उच्चतम घात वाली। तो इन दोनों में उच्चतम घात कौन है? 2 की घातें 4। इन दोनों में उच्चतम घात कौन है? 3 की घातें 2। तो फिर इसके बाद ये ज्ञात कर लेने के बाद क्या कर रहा है? इनका गुणा कीजिए। देखिए लिखा है इनका गुणा कीजिए, तो इनका गुणा करना है। अब 2 पर घाते 4 का मान 16 होता है और 3 पर घाते 2 का मान 9 होता है। 16 में 9 का गुणा करेंगे, 16 9 144 होता है। तो इस प्रकार से 36 और 48 का जो लस मिला हमें वो 144 निकल कर आया। आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट विधि है लस ज्ञात करने की, भाग विधि। अब तो चलिए अब लस हम भाग विधि से आपको सिखाते हैं कि भाग विधि से लस कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए भाग विधि से लस ज्ञात करने के लिए जो वर्किंग होती है वो मैंने यहाँ कथन अर्थात स्टेटमेंट के रूप में नहीं लिखा। इसमें जो भी वर्किंग होती है मैं आपको उस सारी वर्किंग को बोलकर समझाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में जरूर आएगा। तो भाग विधि से लस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जितनी संख्याएं दी रहेंगी उन्हें एक पंक्ति के रूप में आप लिखिए। जैसे लिखिए 12 16 24 36, पंक्ति के रूप में कॉमा लगाकर लिखें 12, 16, 24, 36। इसके बाद आप इन सभी संख्याओं में जो भी रहेंगी यहाँ पर 2 3 5, ठीक है, 7 11, इन अभाज्य संख्याओं से भाग दीजिए क्रमशः। पहले आप 2 से चेक करिए, अगर 2 से नहीं जा रहा है तो आप 3 से भाग देने के लिए कोशिश करिए, 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से कोशिश करिए, 5 से नहीं जा रहा है तो 7 से कोशिश करिए, 7 से नहीं जा रहा तो 11 से कोशिश करिए। सबसे पहले आप इन संख्याओं में से किसी एक संख्या से भाग दीजिए। कोशिश सबसे पहले 2 से होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। तो भाग देंगे, बड़े ध्यान समझिए जो मैं बता रहा हूं। जब भाग देने आप जाएंगे तो जिस संख्या को भी आप इसमें से पकड़ेंगे वो संख्या कम से कम उसमें 2 संख्याओं को जरूर विभाजित कर दे। इस बात का हमेशा ध्यान दें। अधिक से अधिक पूरे संख्या को विभाजित कर दे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 संख्याओं को जरूर विभाजित कर दे। तो देखिए 12 16 24 36 सब सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो आप 2 से काटिए, ठीक है, ध्यान दीजिए।
और इस बीच अगर 2 से जो संख्या नहीं कट पाएगी उसे एज वेल एज उतार दीजिएगा, ठीक है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो संख्या को ऐसे ही उतार देते हैं। तो आप 2 से इसमें भाग करिए, 2 का भाग 12 में करेंगे तो कई बार जाएगा 6 बार, 16 में करेंगे तो कई बार जाएगा 8 बार, 24 में करेंगे तो कई बार जाएगा 12 बार, और 36 में करेंगे तो कई बार जाएगा 18 बार। फिर 2 से ही आप भाग करें तो 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अभी 2 से ही करिए, इसमें भाग नहीं जाएगा, 2 का पाठ पढ़ेंगे 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। जिसमें भाग नहीं जाएगा मैंने क्या किया, उनको उतार दीजिए। फिर इसमें तो भाग जाएगा 2 दूना 4, इसमें भी भाग जाएगा 2 तिहाई 6, इसमें भाग नहीं जाएगा तो आप क्या करिए, इसको भी ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 2 ये तब तक करेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए, ध्यान दीजिए। 2 का पाठ पढ़ेंगे, इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो जाएगा 1 बार, ठीक है, और इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब किससे, 3 से, मैंने कहा था ना 3 से, तो 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 1 बार, ये तो वही रहेगा, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार। अब 3 का आप इसमें पहाड़ा पढ़ लीजिए, 1 बार 1 बार 1 बार, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 1 बार, ठीक है। तो इस तरह से भाग दे दीजिए। तो जिन संख्याओं से भाग दिया गया है वह भाजक बोले जाते हैं। तो भाजक कौन कौन है, ये जितने भाजक हैं इनका आपस में गुणा कर दें, वही इन सभी संख्याओं का क्या होगा, लसाअ होगा। तो यहां हम लिखेंगे लसाअ बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणते 3 गुणते 3, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48, ठीक है। अब 48 तिया अगर आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो इनका लसाअ कितना आएगा आपका, 144। कैसे किया गया, ध्यान दीजिए। दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में कामा के रूप में सेट कर दें, फिर 2 3 5 7 9 नहीं 11 इन संख्याओं से उसे भाग देना प्रारंभ करें। कम से कम जिस संख्या को ले रहे हो, मतलब कि 2 संख्याओं में भाग जरूर कर जाए, पूरे में कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से भाग दे दीजिए, तब तक भाग दीजिए जब तक कि 1 ना आ जाए। तो ये जितने भी भाजक होंगे इनका आपस में गुणा कर दीजिए, जो भी गुणनफल आएगा वो हमारा अभीष्ट लसाअ माना जाएगा। तो इस तरह से हमने भाग विधि से भी लसाअ ज्ञात करना सीख लिया, ठीक है। अब एक और विधि बची है, उस विधि से भी हम लसाअ ज्ञात करना सीख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी विधि है, वैदिक विधि, ठीक है। वैदिक विधि से लसाअ, वैदिक विधि, वैदिक मेथड। यह विधि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। चलिए समझते हैं। कोई सी भी 2 संख्या लीजिए जिनका लसाअ ज्ञात करना है। 2 उदाहरण हम आपको बताएंगे। एक मान लीजिए हम 6 व 8 का लसाअ ज्ञात करना चाहते हैं, किस विधि से, वैदिक विधि से। दूसरा मान लीजिए हम 9 व 15 का लसाअ ज्ञात करना चाहते हैं, किस विधि से, वैदिक विधि से। करना क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको, क्योंकि ये आप अभी सीखे नहीं है, इसलिए आपको समझ में जरूर आएगा और एक मजा भी आएगा। ध्यान दीजिए। तो 6 और 8 का लसाअ निकालेंगे वैदिक विधि से, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 6/8 लिख दें, ठीक। और इस 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखिए, तो क्या होगा, 2 गुणते 3। 8 का लिखिए, 2 गुणते 2 गुणते 2, इस तरह से आप लिख दीजिए। फिर ये 6/8 लिखा रहने दीजिए। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दे, 3 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, ऊपर 3 नीचे 2 गुणते 2। 6/8 बराबर 3/2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच गुणा कर दीजिए। इसका इसमें करेंगे 6 चौका 24, इसका इसमें करेंगे 8 3 24। ये फाइनल में जो भी नंबर आपको मिलेगा वही इन दी गई संख्याओं का क्या माना जाएगा, लसाअ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत ही मजेदार वाली विधि, ठीक है। एक और देखते हैं। 9 और 15 का लसाअ निकालना है, तो 9/15 लिख दीजिए बराबर
9 का गुणनखंड क्या होगा, भाज्य गुणनखंड 3 गुणित 3, 15 का 3 गुणित 5, तो 9/15 बराबर 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या आया 3/5। इसका इसमें पढ़ेंगे 15 तिया सॉरी 9 × 25 45 बराबर 15 तिया 45, तो यहाँ 45 यहाँ 45। तो देख लीजिए इस तरह से वैदिक विधि से भी आप संख्याओं का लसाअ निकाल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार विधि है ये। ठीक है, आज की क्लास में लसाअ मसाअ के इस चैप्टर में हमने लसाअ निकालने की सारी विधियों को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दशमलव संख्याओं का लसाअ कैसे निकालते हैं, भिन्नात्मक संख्याओं का लसाअ कैसे निकालते हैं, घातांक वाली संख्याओं का लसाअ कैसे निकालते हैं, ये सारी विधियों को, इन सारे नियमों को, इन सारे तरीकों को लेक्चर नंबर 2 लसाअ मसाअ के चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।